अजी जल्दी जल्दी चलिए जी, काम पर पहुंचने में लेट हो गए तो मालकिन खूब बातें सुनाएंगी। चल तो रहा हूँ सुहानी, एक तो सुबह से शाम तक काम करते करते हालत खराब हो जाती है। मालकिन इतना काम लेती है कि अब मन नहीं करता उनके यहाँ नौकरी करने का। जी ठीक कहा आपने, अब तो लगता है खुद का ही कोई काम शुरू कर सकते हैं। ऐसे ही दोनों मियाँ बीवी बात करते करते मालकिन के घर पहुंच गए और उस हवेली में काम करने लगे। लेकिन काम करते हुए अचानक से अमर के हाथ से शीशे का शोपीस टूट गया। हे भगवान, तुमने इतना महंगा शोपीस तोड़ दिया, रुक अभी बताती हूँ तुझे। ऐसा कहकर वो उसे मारने पीटने लगी। नहीं नहीं मालकिन, मत मारो मत मारो। मत मारो मालकिन, मत मारो। आज के बाद अगर तुमने कोई चीज तोड़ी तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। हवेली की मालकिन उन दोनों के साथ बड़ी ही बुरी तरह से पेश आती है, जिससे वो दोनों बड़े दुखी हो जाते हैं। शाम को घर लौटकर भी उन दोनों के आंसू थम नहीं रहे थे। हम गरीबों की भी कोई इज्जत नहीं होती, जो आता है दुत्कार कर चला जाता है। बिल्कुल सही कहा जी आपने, जी तो चाहता है वो हवेली का काम छोड़ दे। हाँ सही कहा तुमने, मेरा भी दिल नहीं करता कि मैं वहाँ काम करूँ। तो क्यों ना हम खुद का कोई काम ही शुरू करें। बात तो तुम ठीक कह रही हो सुहानी, लेकिन कौन सा काम करें वो समझ नहीं आ रहा। वही तो मेरी समझ में भी नहीं आ रहा। खैर रात बहुत हो गई है, अब मैं खाना बना देती हूँ। इसके बाद सुहानी खाने में दाल चावल बना देती है, जिसे खाकर दोनों आराम से सो जाते हैं। लेकिन अगले दिन भी जब वो काम पर जाते हैं तो मालिक और मालकिन फिर से ठीक से काम न करने के कारण उन्हें खूब सुनाते हैं, उनकी खूब बेइज्जती करते हैं। फिर शाम को घर आकर, बस जी अब और नहीं, मैंने फैसला कर लिया, अब मैं और उस घर में काम नहीं करूंगी। रोज रोज यूं जिल्लत की जिंदगी नहीं जी जाती है। तो हम और करेंगे भी क्या सुहानी, हमें और कोई काम आता भी तो नहीं है। आप कहते हैं ना कि मैं छोले समोसे बहुत अच्छे बनाती हूँ, तो क्यों ना हम इसी का कोई काम शुरू करें। लेकिन इसके लिए पैसे भी तो चाहिए। पैसे, मैंने थोड़े से पैसे जोड़ कर रखे हैं, साथ ही मेरे पास एक सोने की अंगूठी भी है। क्यों ना हम इसे गिरवी रखकर छोले समोसे का ठेला लगाएं। सुहानी की बात मानकर अमर सुनार से कुछ पैसे उधार ले आता है, जिसके बाद वो सुहानी के साथ बाजार जाकर जरूरत का सारा सामान ले आता है। और अगले दिन सुबह जल्दी उठकर सुहानी छोले समोसे बनाने की तैयारी शुरू कर देती है। सुहानी इतनी जल्दी तुमने सुबह सुबह छोले समोसे बनाने की तैयारी शुरू भी कर दी? अगर अभी तैयारी शुरू नहीं करूंगी तो देर हो जाएगी। ज्यादा मात्रा में छोले बनाने में भी वक्त लगेगा ना, और बाजार में कई लोग सुबह सुबह छोले समोसे का नाश्ता करने भी आते हैं। फिर सारी तैयारी करने के बाद दोनों छोले समोसे बेचने के लिए बाजार की ओर निकल जाते हैं। बहुत घबराहट हो रही है जी, ना जाने कोई ग्राहक आएगा भी या नहीं। तुम फिक्र मत करो, तुम्हारे हाथों के बने छोले समोसे की खुशबू से ग्राहक खुद पर खुद खींचे चले आते हैं। और सच में वही होता है। कुछ देर बाद एक ग्राहक उनके पास आता है। भाई साहब कैसे दी प्लेट? ज्यादा महंगी नहीं है, बस 30 रुपए प्लेट, साथ में सलाद और चटनी मुफ्त है। अरे वाह, फिर तो जल्दी से एक प्लेट लगा दो। अमर जल्दी से ग्राहक को एक प्लेट लगा कर दे देता है। भाई वाह क्या स्वाद है, इतने अच्छे छोले समोसे तो हमने कभी नहीं खाए, मेरी पत्नी ने भी कभी नहीं बनाए। वाह भाई, ये समोसे खाकर तो मजा ही आ गया। इसी तरह अब और भी ग्राहक उनके पास आने लगे और पहले दिन ही उनकी अच्छी कमाई होने लगी। देखो जी, पहले दिन ही हमें कितनी अच्छी कमाई हो गई, इतने पैसे तो हम पूरे हफ्ते भी नहीं कमा पाते। सही कहा तुमने, साथ ही ग्राहकों से इज्जत और प्यार मिला वो अलग। अब मैं कल और भी जल्दी उठकर ढेर सारे छोले समोसे बना लूंगी। अब सुहानी और भी ज्यादा मेहनत करने लगती है और कुछ दिनों में बाजार में उनके ग्राहक और भी ज्यादा बढ़ गए। फिर कुछ ही दिनों में उनकी कमाई और भी ज्यादा बढ़ गई। जिनके पास पहले खाने का गुजारा भी बड़ी मुश्किल से होता था, लेकिन अब उनकी तरक्की देख उनके दोस्त भी जलने लगे। अरे वाह अमर, भाभी आप दोनों ने तो बड़ी तरक्की कर ली, लगता है धंधा काफी अच्छा चल रहा है। हाँ बस यूं समझो मनमोहन, ऊपर वाले की कृपा बरसी है हम पर। वैसे एक बात कहूँ, क्यों ना हम पार्टनरशिप में मिलकर एक ढाबा खोल लें और उसी में छोले समोसे बनाकर बेचें। आधा पैसा मैं लगाऊंगा और आधा तुम। विचार बुरा नहीं है मनमोहन। अब वो मिलकर पैसे मिलाकर एक ढाबा खोल लेते हैं। ढाबा खोलने के बाद उनका काम और अच्छा चलने लगता है। फिर एक रोज जब मनमोहन पैसे लेकर घर जाता है तो उसकी पत्नी कहती है, ये क्या है जी, आप फिर से इतने से ही पैसे लेकर घर आए हो? जब वो ढाबा तुम दोनों का है तो दोनों को आधा आधा हिस्सा मिलना चाहिए ना, लेकिन 60% तो वो पति पत्नी रख लेते हैं। अंजलि, छोले समोसे का सारा खर्चा वो दोनों ही करते हैं, साथ ही सारे छोले समोसे सुहानी भाभी अकेले बनाती है, तो उनकी मेहनत भी तो बनती है ना। हाँ तो तुमने भी तो ढाबा खोलने के लिए बराबर पैसे दिए। मैं कह रही हूँ वो दोनों बड़ी चालाक हैं, सब पैसे खुद रख लेते हैं और तुम्हें थोड़ी सी चिल्लर पकड़ा देते हैं। ये कैसी बातें कर रही हो अंजलि, वो दोनों बहुत ईमानदार हैं और सुहानी भाभी भी बड़ी मेहनती है। अजीब, वाह, ये क्या बात हुई? अब वो छोले समोसे बनाती है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि सारे पैसे वो रखेगी। छोले समोसे तो मैं भी बना सकती हूँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है। और जितने पैसे उन्होंने उस ढाबे में लगाए थे ना, वो दोनों कब के वसूल भी कर चुके हैं। इसीलिए अब आप उन पर विश्वास करना छोड़िए
और मैं तो कहती हूँ आप मौका मिलते ही कैसे भी करके वो ढाबा अपने नाम करवा लेना। अपनी पत्नी के बहकावे में आकर अब मनमोहन भी वही करने लगता है। अब वो मौके की तलाश में था और एक दिन जब अमर के पैर में स्कूटी से गिरकर फ्रैक्चर आ जाता है, तब अमर कुछ दिन के लिए बेड रेस्ट पर आ जाता है। तो इस बात का फायदा उठाकर एक रोज वो धोखे से सुहानी के साइन एक पेपर पर करवा लेता है। सुहानी पढ़ी लिखी नहीं थी, इसलिए उसे कुछ पता भी नहीं चलता। और एक दिन, निकल जाओ अब तुम इस ढाबे से, आज से ढाबा हमारा है। बहुत झोल कर लिया तुमने, अब हम अपना ढाबा खुद चलाएंगे। और अगर आज के बाद तुम इस ढाबे की तरफ नजर भी आई ना, तो मैं तुम्हें धक्के मारकर बाहर निकाल दूंगी। ये आप क्या कह रही हो भाभी? कि ढाबा हमारा भी है नहीं था, अब ये सिर्फ हमारा है। चलो अब निकलो यहाँ से, तुमने खुद इस पेपर पर साइन किए थे। मनमोहन भैया, आप तो बहुत ही लालची हो। आपको पता है आपका दोस्त बिस्तर पर पड़ा है, उस बात का आपने फायदा उठाया और हमारे साथ धोखा किया। तो तुम दोनों ने कौन सा मेरे साथ सही किया है? मुझे थोड़े से पैसे देकर खुद ज्यादा रख लेते थे। चलो अब जाओ यहाँ से। सुहानी दुखी होकर घर की ओर आ जाती है। इस वक्त उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है। अगर उनसे कुछ भी कहूंगी तो टेंशन से उनकी हालत और भी खराब हो सकती है। अब सुहानी घर आकर उसे कुछ भी नहीं बताती और अगले दिन अपना पुराना ठेला लेकर बाजार में जाकर उस पर छोले समोसे बेचने लगती है। उधर अंजलि भी अपने पति के साथ सुबह ढाबे पर आती है और छोले समोसे बनाकर बेचने लगती है। लेकिन उसके बने हुए छोले समोसे किसी को भी पसंद नहीं आते। छी छी भैया, ये कैसे छोले समोसे बनाए? इसमें तो कोई स्वाद ही नहीं है। जब सुहानी भाभी छोले समोसे बनाती थी तो उसका स्वाद ही अलग होता था, लेकिन इस छोले समोसे में ना तो मिर्ची का स्वाद आ रहा है ना आलू का। ऐसा लग रहा है जैसे छोले पानी में घोल दिए हो और आलू का मसाला भी कच्चा है। मैं तो ऐसे खा ही नहीं सकता। छी। ऐसे ही उनके ढाबे पर आने वाला हर ग्राहक उनका बनाए हुए छोले समोसे खाकर पहला निवाला वही खाते ही वो सब छोड़कर वापस चला जाता। धीरे धीरे उनके ढाबे पर लोग आना बंद कर देते हैं। मुझे तो लगता है लोगों की मति मारी गई है जो इतने अच्छे स्वाद को भी ना कहकर चले जा रहे हैं। उधर सुहानी ने फिर से ठेले पर छोले समोसे बेचना शुरू कर दिया। उसे बेचता देख अब ग्राहक उसके पास जाने लगे और कुछ ही देर में उसके पास लोगों की भीड़ लगनी शुरू हो गई। भाभी, आपके हाथों के बने स्वादिष्ट छोले समोसे खाकर तो दिल खुश हो गया। ऐसे ही अब और भी ग्राहक उसके पास आने लगते हैं और कुछ ही दिनों में वो अच्छे खासे पैसे जोड़ लेती है, जिसके बाद वो खुद का अलग ढाबा भी खोल लेती है। फिर जब अमर पूरी तरह से ठीक हो जाता है और जब वो सुहानी के साथ काम पर जाता है तो नया ढाबा देख हैरान रह जाता है। ये सब क्या है सुहानी? फिर सुहानी उसे सारी बात बताती है। वो मनमोहन इतना घटिया निकलेगा मैंने सोचा भी नहीं था। मैं अभी जाकर उससे बात करता हूँ। नहीं जी, रहने दीजिए। हमने अपनी मेहनत से अब सब कुछ हासिल कर लिया है और जो होता है अच्छे के लिए होता है। भगवान की कृपा थी जो मैं ये सब कर पाई। इन सब में ईश्वर ने हमारा बहुत साथ दिया। मुझे गर्व है सुहानी कि मेरी पत्नी तुम जैसी एक मेहनती महिला है। अपनी पत्नी के साथ मिलकर अब अमर उस ढाबे को चलाता है, जिससे उसे खूब अच्छी कमाई होने लगती है। वहीं दूसरी तरफ लालच के चक्कर में अंजलि और उसका पति अपना सब कुछ खो बैठते और आखिर में उन्हें अपना ढाबा बंद करके लोगों के घरों में काम करना पड़ता है। वहीं अब सुहानी और अमर खुशी खुशी रहने लगते हैं। ओफो, सूरज को उगे हुए कितनी देर हो गई। मुर्गे को बांग दिए हुए 2 घंटे हो गए, लेकिन ये हमारी बहुरानी तो अभी तक बिस्तर पर टांग पसार कर सो रही है। इन शहरी लोगों का भी ना कोई कायदा ही नहीं होता। सच में घोर कलयुग आ गया है। एक हमारा जमाना था, रात को सबसे आखिर में सोते थे और सुबह सबके उठने से पहले जाग जाते थे। हमारी सास ने तो कभी हमें सोते हुए भी नहीं देखा। और एक आजकल की बहुएं हैं, जब तक सास दरवाजा न पीटे इनकी नींद ही नहीं खुलती। बहू, ओ बहू। तभी गायत्री की आवाज सुनकर उसका बेटा राजवीर दरवाजा खोलता है। ओफो माँ, क्या हो गया? क्यों सुबह सुबह कुड़कुड़ कर रही हो? ना दिन देखती हो ना रात, जब देखो बड़बड़ बड़बड़ शुरू कर देती है। अब बोलोगे भी कि ऐसा क्या हो गया जो सुबह 5 बजे आपका भाषण शुरू हो गया? ओहो, देखो तो इस शहरी चूजे को कैसे अपनी पत्नी की तरफदारी कर रहा है। एक श्रवण कुमार था, वाह 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 वाह, और एक ये है बीवी का चमचा, और एक इसकी बीवी है जिससे अभी तक बिस्तर छोड़ा नहीं गया। आपका हुक्म हो जनाब, तो क्या हम अपने साथ साथ आपकी पत्नी के लिए भी चाय बना कर ले आए? क्योंकि वो महारानी तो थक गई होगी, उसकी अभी आंख नहीं खुली ना। क्या माँ, सुबह के 5 बज रहे हैं, आखिर इतनी जल्दी उठने की जरूरत क्या है? कौन सी ट्रेन छूट रही है आपकी? आप भी सो जाओ और औरों को भी सोने दो। और आप जानती है ना, नौकरी वाली बहू है आपकी, एक बार उठ गई तो सारा दिन उसे कमर सीधी करने को नहीं मिलेगी। बस इसीलिए मैं तुम्हारे बाबूजी से कहती थी कि गांव की लड़की लानी है अपने बेटे के लिए। अब शहरी लड़की ने बांध दिया ना अपने पल्लू से तुझे। अरे उस महारानी को जाकर बोल हमारे लिए चाय बना कर ले आ। ये कहकर गायत्री वहाँ से चली जाती है। अंदर प्रियंका ये सब बातें सुन लेती है। वो उनसे कहती है, देखा तुमने राजवीर, माँ जी रोज मुझे इसी तरह ताने मारती हैं। सब काम करके ऑफिस जाती हूँ तो भी ऐसे घूर कर देखती है जैसे मैंने ही उन्हें सब काम करने के लिए बोला हुआ हो।
जानता हूँ प्रियंका, माँ शहर में तो रहती है, लेकिन आज भी वो हर बात के लिए हमें गांव से कंपेयर करती रहती है। मैं बेटा होकर उनके इस बिहेवियर से दुखी हो चुका हूँ, तो तुम तो फिर भी बहू हो, तुम्हारा वो क्या ही हाल करती होंगी मैं समझ सकता हूँ। मुझे लगता है उनको मेरे ऑफिस जाने से परेशानी है। ठीक है, तो मैं ऐसा करती हूँ, कुछ महीनों के लिए वर्क फ्रॉम होम ले लेती हूँ। अब प्रियंका घर से ही काम करने लगती है, जिससे अब उसे घर के काम भी साथ साथ करने पड़ते। जल्दी खाना ला बहू, अब क्या अगले साल पड़ोसी की खाना। ना जाने इतनी सुविधा होते हुए भी इतनी देर क्यों लगती है इन्हें। कुछ देर बाद प्रियंका अपनी सास को खाना परोसती है, जिसे खाने के बाद ओफो ये क्या है बहू, इस दाल चावल में तो 10 पैसे का भी स्वाद नहीं है। लेकिन माँ जी मैंने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी। लेकिन खैर इसमें तेरी गलती भी नहीं है, इस शहर के खाने में तो कुछ भी स्वाद नहीं है। खाना तो हमारे गांव के चूल्हे पर बनता था, जिसका स्वाद ही अलग होता था। क्या ताजा स्वादिष्ट खाना होता था। खैर कोई नहीं, मन मार कर यही खा लेती हूँ। दिन का काम निपटा कर प्रियंका ऑफिस के काम में लग जाती है। फिर शाम को वो अपनी सास को चाय बना कर देती है, जिसे पीते ही गायत्री उसमें भी नुक्स निकालती है। इस शहर का ना तो पानी अच्छा है और ना ही दूध, ना जाने कैसे मिलावट करके आता है। इस नास पीटे आरओ का पानी पीकर तो मैं बीमार रहने लगी हूँ। गांव के कुएं का वो शुद्ध पानी पीकर लोग 100-100 साल तक जिंदा रहते थे। अपनी सास का गांव के प्रति लगाव देखकर प्रियंका अपने पति से बात करती है। मुझे तो लगता है माँ जी तो यहाँ आ गई है, लेकिन उनका दिल उसी गाँव में रह गया। उस गाँव में ऐसा क्या है जो माँ को वहाँ की इतनी याद आती है। आखिर कोई कमी थोड़ी ना छोड़ी हमने यहाँ माँ के लिए। उनकी पसंद की हर चीज है यहाँ। लगता है बाबूजी से बात करनी होगी। राजवीर अपने पिता के पास जाता है। बाबूजी, माँ पहले भी गांव की बात करती थी, लेकिन मैं देख रहा हूँ जब से प्रियंका इस घर में आई है ना, तब से वो हर बात को लेकर उसके पीछे ही पड़ गई है। बाबूजी, प्रियंका शहर की लड़की है, पढ़ी लिखी है, वो माँ की इतनी सेवा करती है, फिर भी वो हर वक्त गाँव से उसके हर काम को कंपेयर करती रहती है। अब तुम्हारी माँ की इस आदत से तो मैं भी परेशान हो गया हूँ। बड़ा शौक है ना उसे गाँव जाने का, तो तुम हम सबकी ट्रेन की टिकट करवाओ। कुछ दिन हम इसको गाँव लेकर चलते हैं, वहाँ रहेगी तो क्या पता उसका थोड़ा पारा कम हो जाए। अब वो दोनों अपने ऑफिस से छुट्टी लेकर कुछ दिन उनके साथ गांव चले जाते हैं, जहां उनका पुराना झोपड़ी वाला ससुराल होता है। अपने उस झोपड़ी वाले ससुराल को देखकर प्रियंका कहती है, झोपड़ी में ससुराल? राजवीर, क्या माँ जी इसी झोपड़ी के लिए हर वक्त गाँव की रट लगाई रहती थी? यहाँ तो ना तो डबल बेड और ना ही कोई सुविधा, फिर इस खाट और चूल्हे के लिए माँ जी इतना गाँव करती थी। बहू, इस गाँव में कोई सुविधा नहीं थी, तभी तो हम शहर गए और वहाँ खुद की मेहनत पर मकान खड़ा किया। लेकिन तब भी वो हमेशा मुझे ताने ही देती थी कि मैं उसे यहाँ से ले गया। लेकिन अब वो यही व्यवहार अपने बेटे बहू के साथ करेगी तो आखिर कैसे चलेगा। मैंने ही उसे इस घर से दूर किया था ना, इसलिए अपनी भूल सुधारने के लिए उसे यहाँ उसके झोपड़ी में ससुराल में लेकर आया हूँ। मैं भी तो देखूं वो कितने दिन रह पाती है इस झोपड़ी वाले ससुराल में। उस झोपड़ी वाले घर की साफ सफाई करके प्रियंका चूल्हे पर खाना बनाने जाती है, लेकिन काफी देर तक वो आग जलाने की कोशिश करती है, पर उससे वो आग नहीं जलती। आखिर में उसकी सास आकर चूल्हे में आग जलाती है, जिस पर प्रियंका खाना बनाती है। लेकिन चूल्हे की आग से घर में धुआं हो जाता है और प्रियंका खांसने लगती है। फिर जैसे तैसे खाना खाकर वो सब सो जाते हैं, लेकिन उस रात उनमें से किसी को भी उन खाट पर नींद नहीं आती। अगली सुबह, आहा, इस चारपाई पर सोकर तो मेरी कमर ही दर्द हो गई। लगता है उन शहरी गद्दे की आदत शरीर को लग गई है। फिर नहाने के लिए घर में पानी नहीं होता तो रामदीन गायत्री से कहता है, जाओ अब तुम जाकर कुएं से पानी लेकर आओ। तुम्हें कुएं का पानी बड़ा पसंद है ना, जाओ जाओ। क्या मैं? फिर सर पर मटका लेकर सास कुएं की ओर जाती है, लेकिन अपनी सास को देख प्रियंका भी उनके साथ चली जाती है, जहाँ उन्हें गाँव की कुछ औरतें मिल जाती हैं। सच में लता, भले ही मैं शहर चली गई, लेकिन दिल तो मेरा आज भी गाँव में ही रह गया। बड़ी अजीब हो तुम गायत्री, शहर में भला ऐसी क्या कमी है? वहाँ तो हर सुख सुविधा होती है। गाँव में इतनी गरीबी है, कच्ची झोपड़ी तेज बारिश में कब ढह जाए कह नहीं सकते। 4-4 दिन तक बिजली नहीं रहती, गर्मी में सड़ते रहो, और पानी भी पीना हो तो कुएं से पानी खींचो, तब जाकर उसमें से पानी लो। बच्चों के लिए ना तो ढंग का स्कूल है, ना कॉलेज, ना अस्पताल, ना तो कोई सुविधा ही नहीं। लता बिल्कुल ठीक कह रही है गायत्री, रामदीन भाई साहब ने तुम्हारे लिए कितना कुछ किया। शहर में इतनी सुख सुविधा दी और एक तुम हो जो अभी भी इस गाँव के लिए रो रही हो। प्रणाम काकी, यही तो हम भी कब से माँ जी को समझाना चाहते हैं कि शहर में उन्हें किसी चीज की कमी नहीं है। बुढ़ापे का शरीर है, आधी रात को तबीयत खराब हो जाए तो आसपास बड़े अस्पताल तो है ले जाने के लिए, लेकिन यहाँ तो कोई कमी नहीं है। अब गायत्री को अपनी गलती का एहसास होता है और वो 2 दिन बाद ही अपने परिवार वालों के साथ शहर लौट आती है और मुलायम गद्दे पर आराम से एसी चलाकर सोती है। अब वो कभी गाँव को शहर से कंपेयर नहीं करती और ना ही अपनी बहू पर कभी भी इस बात का गुस्सा निकालती।